स्वप्नमयी। लेखक विष्णु प्रभाकर। प्रश्नोत्तर 201 से 251। सन्यासी ने लेखक को अलका के कौन से दो शब्द कहे? सन्यासी ने लेखक को अलका के दो शब्द इस प्रकार बताए। उनके कुलशील पर जो धब्बा मैं लगती दिखाई दे रही हूँ, वो वास्तव में उनके कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए ही है। मैं संतान की माँ हूँ, गृह लक्ष्मी हूँ, और सबसे ऊपर मैं मानव की चिर सहचरी मानवी हूँ। और मेरे मानव, तुमको समझाने के लिए कुछ और मुझे नहीं कहना। तुम्हारी वेदना का मुझे पता है। तुम्हारी यंत्रणा मेरी यंत्रणा है। लेकिन यह जानती हूँ कि जिस क्षण तुम्हारे प्रेम और विश्वास का प्रतिदान देने लगूंगी, उसी क्षण मैं कलंकिनी बन जाऊंगी। लेखक सन्यासी की आंखें क्यों नहीं देख पाए? लेखक सन्यासी की आंखें इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि सन्यासी ने आंखों पर काला चश्मा पहना हुआ था। सन्यासी के जाने के बाद लेखक ने क्या किया? सन्यासी के जाने के बाद लेखक भी बहुत रात तक घर के बाहर निरुद्देश्य घूमते रहे। अकेलापन महसूस करते हुए जल में कूदकर प्राण देने का भी प्रयास किया, पर जल में पड़ती लेखक की परछाई ने अलका की मूर्ति उभर उठी और उन्होंने प्राण देने का विचार त्याग दिया और मन में आए उस विचार का पछतावा करने लगे। फिर शांत होकर घर लौट गए। घर जाकर लेखक को माँ के किस बात पर आश्चर्य हुआ? घर पहुंचकर लेखक ने पाया कि जमीन पर पड़े कांच हटा दिए गए थे और उनको पहली गाड़ी से बिहार भेजने के लिए उनकी माँ ने उनका सूटकेस और होल्डोल तैयार कर दिया था। लेखक और उसके पिता की कौन सी समानता उसकी माँ ने बताई? लेखक की माँ के अनुसार लेखक अपने पिता के समान दुर्बल हैं और वे अपने पिता के अनुसार हंसते हैं। अलका को छुड़ाने के लिए लेखक ने कितने दिनों की छुट्टी ली और वे कितने समय बाद जेल में बंद अलका तक का पता लगा पाए? अलका को छुड़ाने के लिए लेखक ने 10 दिनों की छुट्टी ली। उन्हें पूरे 3 महीने के बाद जेल में बंद अलका का पता चला। 3 महीने तक लेखक ने क्या किया? 3 महीनों तक लेखक दिशाहीन, विचारहीन, लेकिन शांत पथिक की तरह इधर उधर भटकते रहे। कुछ दिन राजस्थान का भ्रमण किया, जहां वे अपने पुराने मित्र अजीत से मिले। लेखक ने अपने जोधपुर में रहने वाले मित्र अजीत के बारे में क्या बताया? लेखक ने अपने जोधपुर में रहने वाले मित्र अजीत के बारे में बताया कि लेखक उनके साथ रहना पसंद नहीं करते थे क्योंकि लेखक के मित्र बहरे थे और उनसे बात करने के लिए हमेशा पेंसिल और कॉपी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण से उनके और दूसरों के बीच एक अपूर्णता बनी रहती थी। लेखक जोधपुर के पुराने मित्र अजीत के पास कितने समय तक रहे और अपने समय कैसे व्यतीत किया? लेखक जोधपुर के पुराने मित्र अजीत के पास 1 महीने तक रहे। लेखक ने घंटों समय मित्र के साथ गंभीर से गंभीर विषयों पर बहस में बिताए। विदा होते समय वे लेखक को 100 पृष्ठ की एक टाइप की हुई पुस्तिका देकर बोले कि इन दिनों की स्मृति मैं यह तुम्हें समर्पित करता हूँ। उस 100 पृष्ठ की टाइप पुस्तक में क्या लिखा था? उस 100 पृष्ठ की टाइप पुस्तक में लेखक का ही लिखा हुआ सब कुछ था। तब लेखक को पता चला कि उनका मित्र कितना गहरा है। अजीत ने लेखक के कंठावरोध होने पर क्या कहा? अजीत ने लेखक के कंठावरोध होने पर पीठ थपथपाते हुए कहा कि अपने को दुर्बल मत समझो। तुम्हारी कोमलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो दूसरों को समझते हैं वह कोमल होते हैं। राजस्थान से लेखक ने कहाँ की छलांग लगाई? राजस्थान से लेखक ने पांडिचेरी की छलांग लगाई और वहां एक मित्र के पास गए जो एक दिन अपनी बसी बसाई गृहस्थी छोड़ उस आधुनिक तपोवन में जा बसा था। पांडिचेरी वाले मित्र का स्वभाव कैसा था? पांडिचेरी वाले मित्र दिखने में भोला और मन से गहरा था। प्रकाश की छाया निरंतर उसके आंखों से बहती रहती थी। वे सरलता से मन की बात जान लेते थे। लेखक ने कई रात उनसे मनोविज्ञान पर बहस करके बिता दिया। पांडिचेरी से मित्र से विदा लेकर लेखक कहाँ के लिए निकले? लेखक के मित्र ने उन्हें क्या और क्यों भेंट किया? लेखक को उससे क्या महसूस हुआ? पांडिचेरी से मित्र से विदा लेकर लेखक रामेश्वर के लिए निकले। लेखक के मित्र ने उन्हें पपीता भेंट किया क्योंकि लेखक के मुंह से निकला था कि वहां
के पपीते बहुत बढ़िया होते हैं। लेखक उसे लेने से मना नहीं कर पाए, पर उन्हें ग्लानि का भाव आया, क्योंकि वह पपीता उनके मित्र के भोजन का अंग था, जिसे दे देने के पश्चात शायद उन्हें उसके स्थान पर दूसरा पपीता नहीं मिल पाता। लेखक के लालच के कारण शायद उनके दोस्त को आधा पेट ही सोना पड़ा होगा। लेखक रामेश्वरम कन्याकुमारी से अचानक कहाँ प्रकट हुए? लेखक रामेश्वरम कन्याकुमारी से अचानक दिल्ली प्रकट हुए। उस समय 2.5 महीने का समय बीत चुका था। लेखक द्वारा आशुतोष को लिखे गए पत्र का जवाब कितने दिनों में आया और उसमें क्या लिखा था? लेखक द्वारा आशुतोष को लिखे गए पत्र का जवाब 3 दिनों में आया और उसमें लिखा था कि अलका खूब प्रसन्न है और दीप्ति लेखक को याद किया करती है। उसने लिखा था कि ये अच्छा होता अगर लेखक आकर उनसे उनके पास रहते। आशुतोष का पत्र पढ़कर लेखक को कैसा लगा? उस दौरान लेखक कहाँ थे और उन्होंने क्या किया? आशुतोष का पत्र पढ़ के लेखक को न अच्छा लगा न बुरा। उस दौरान लेखक दिल्ली में थे और वे 7 दिनों तक दिल्ली में ही घूमते रहे। अलका की प्रिय सखी मीनाक्षी के साथ उन्होंने सिनेमा घरों की सैर की, नाट्यशालाओं के दर्शन किए, दार्शनिक स्थलों पर पिकनिक मनाई और जब कुछ करने को न होता तो उसके साथ बैठकर बात कर करके उसे तंग कर देते। किस कारण एक दिन अचानक लेखक आशुतोष के पास जा पहुंचे? आशुतोष ने क्या प्रतिक्रिया दी? दिल्ली में लेखक के मन में अचानक उठे डर के कारण वे भागकर आशुतोष के पास आ गए। लेखक को देखकर आशुतोष हर्ष से चिल्लाते हुए बोला कि वाह दादा, आप तो मुटिया गए हैं। लेखक ने आशुतोष को अपने आने की सूचना किसे देने से मना किया? लेखक ने आशुतोष को अपने आने की सूचना अलका को देने से मना किया। जेल से छूटकर अलका सबसे पहले किससे मिली? उसने लेखक को देखकर क्या प्रतिक्रिया दी? जेल से छूटकर अलका सबसे पहले आंदोलन के नेता से और फिर लेखक से मिली। लेखक को जेल से बाहर खड़ा देखकर उसे आश्चर्य हुआ। सारे रास्ते वह लेखक की ओर देखती रही और लेखक की दृष्टि पड़ जाने पर उसके नैन सावन भादो के आकाश की तरह बरस उठते। जेल से लौटने के पश्चात अलका और लेखक का मिलन कैसा रहा? जेल से लौटने के पश्चात अलका और लेखक का मिलन बहुत अच्छा नहीं रहा। वे दोनों एक दूसरे से खुल नहीं पाए। लेखक के सामने सन्यासी का कौन सा सच सामने आया? सच जानने पर लेखक को कैसा महसूस हुआ? लेखक के सामने सन्यासी का ये सच सामने आया कि वो सन्यासी जिसके साथ अलका भागी थी वह और कोई नहीं पर आशुतोष ही था। सच जानने पर लेखक को महसूस हुआ कि एक जहर जो उनके शिराओं में धीरे धीरे फैलता जा रहा था वो एकाएक तिरोहित हो गया। हृदय से होकर नया रक्त उनके सारे शरीर में दौड़ने लगा। वे अपराधी की तरह मुस्कुरा कर बोले कि आशुतोष, मैं सचमुच तुमको पहचान ना पाया। रहस्य खुलने पर लेखक के मन के कलुष का एक बड़ा भाग धुल गया और अब चिंता केवल माँ को ही लेकर थी। लेखक के ये कहने पर कि मैं अब बहस नहीं करूंगा पर अलका का क्या जवाब था? लेखक के ये कहने पर कि मैं अब बहस नहीं करूंगा पर अलका का जवाब था कि तुम बहस कर भी कैसे सकते हो? मुझे सुविधा देने के लिए पूरे 3 महीने तुम अज्ञातवास में रहे हो। ये बात क्या मैं नहीं जानती? अलका ने लेखक की मां को प्रसन्न करने के लिए क्या सोचा था? अलका ने लेखक की मां को प्रसन्न करने के लिए सोचा था कि वो वहां से सीधे गांव चली जाएगी और एक बार जी भरकर उनकी सेवा करेगी। लेखक अलका को अपने छोटे भाई और नंदिता के विषय में कौन सी बात बताना भूल गया था? इसका ख्याल लेखक को कब आया? लेखक अलका को अपने छोटे भाई और नंदिता के विषय में ये बात बताना भूल गया था कि उसका छोटा भाई इस बीच विदेश चला गया था और लेखक को अभी अभी ये सूचना मिली कि यूरोप, अमेरिका और एशिया में अपने लंबे प्रवास के बाद वे भारत पहुंचने वाला है। इसका ख्याल लेखक को तब आया जब अलका ने गांव जाने से पहले दीप्ति को नंदिता को सौंपने की बात कही। 3 महीनों तक अलका ने जेल में रहकर आंदोलन के नेताओं के बारे में क्या जाना? 3 महीनों तक अलका ने जेल में रहकर आंदोलन के नेताओं के बारे में यह जाना कि वे केवल राजनीति के शिकारी हैं। वे मनुष्य के उद्धार का दावा करते हुए आगे आए पर उन्हीं में अलका ने मनुष्य की मृत्यु पाई। वे अपने विचारों को नहीं जीत पाए, वे दूसरों को क्या देंगे? वे केवल ले सकते हैं और जो कुछ लेते हैं उससे क्रांति नहीं पर अराजकता फैलती है। कलकत्ता लौटने पर अलका की दिनचर्या कैसी थी? लेखक को इस दौरान
क्या पता चला? कलकत्ता लौटने पर अलका ने अपने आप को पूरी तरह घर गृहस्थी के कामों में लगा लिया। कभी-कभी वो दल के बैठक और भाषण में भाग लेती। देर तक वो लेखक के पास बैठकर आने वाले शिशु की चर्चा करती। लेखक को इस दौरान ये पता चला कि जिस सहज भाव से वो कविता कर लेती है, उसी सहज भाव से वो तुलिका यानी पेंट ब्रश भी चला लेती है। जब अलका ने कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाने की बात कही तो उसे लेखक से क्या पता चला? जब अलका ने कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाने की बात कही तो उसे लेखक से यह पता चला कि उसकी प्रिय सहेली मीनाक्षी वहां से चली जा चुकी है। इस कारण से उसे वहां होटल में रहना पड़ेगा। अलका कहाँ गई और लेखक को भेजे तार में उसने क्या लिखा? अलका दिल्ली चली गई और कई दिनों बाद लेखक को भेजे गए तार में उसने लिखा था कि 2 दिन की छुट्टी पड़ रही है, आ सको तो 2 दिन की और लेकर चले आओ। दिल्ली पहुंचकर लेखक ने क्या पाया? उसने लेखक से किस विषय पर बात की? दिल्ली पहुंचकर लेखक ने पाया कि अलका ने वहां आशुतोष और माधवी के साथ अच्छी खासी गृहस्थी बसा रखी है। उसने लेखक से आशुतोष और माधवी के शादी के विषय में बात की। रात 11 बजे 4-5 घंटे के लिए अलका लेखक को कहाँ लेकर गई और क्यों? रात 11 बजे 4-5 घंटे के लिए अलका लेखक को उस पुल के नीचे उस दूसरे प्रश्न को जानने के लिए ले गई, जहाँ वर्षा के दिनों में काफी ऊंचा गंदा पानी इकट्ठा हो जाता और साधारण दिनों में जहां मनुष्यों का सैलाब आया रहता। यातायात वहां बहुत संभल कर यात्रा करता और वहां शिशुओं को अपनी प्रतिध्वनि सुनने में बहुत रस आता। पुल के यहाँ घटे पूरे वृत्तांत के से क्या पता चलता है? पुल के यहाँ घटे पूरे वृत्तांत से यह पता चलता है कि वहां रहने वाले लोग गरीब थे और भीख मांगकर अपनी आजीविका चलाते थे। वे शारीरिक रूप से असमर्थ भी थे। वहां निरंतर लोग आते रहते थे और उनको देखकर प्रेरणा पाकर कहानी कविता लिखते, चित्र बनाते, उसे छपवाते और आजीविका चलाते और प्रसिद्धि पाते। पुल के दूसरे तरफ के लोग रात के अंधेरे में गलत काम करके पैसा कमाते। अलका के दल की वो बड़ी आंखों वाली सदस्य उनके बीच में रहकर उनको समझने का प्रयास कर रही थी। अलका भी अपने लिए प्रेरणा पाने और उनके जीवन में सुधार का तरीका पता करने वहां जाया करती थी। अलका के कौन से 2 प्रश्न थे जो उसके गांव जाने से अधूरे छूट गए? अलका का पहला प्रश्न आशुतोष और माधवी की शादी को लेकर था। अलका का दूसरा प्रश्न पुल के दोनों तरफ रहने वाले लोगों की समस्या को समझकर उससे प्रेरणा पाना और उसके समाधान के लिए कोई क्रांतिकारी आयोजन करना। अलका के दोनों प्रश्न उसके गांव जाने के कारण अधूरे रह गए। अलका के पास कौन से 2 रास्ते थे? उसने किसका चुनाव किया और क्यों? अलका के पास 2 रास्ते थे। शहर में रहकर अपनी क्षमता का प्रयोग करके अपने और पुल के नीचे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठाना और क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। गांव जाकर माँ को खुश करते हुए उनका हृदय परिवर्तन करना। अलका ने लेखक की माँ के परिवर्तनशील मानसिकता की सच्चाई जानते हुए भी उसको बदलने के दम में गांव जाने का निर्णय लिया। अलका अपने प्रयास में किस कारण से असफल हो गई? अलका की असफलता का कारण, लेखक का उसके प्रति अविश्वास, अलका का गांव में अकेले जाना और अपने गुट के सदस्यों से संबंध विच्छेद करने के कारण अकेले पड़ना, अलका का अकेले बिना किसी योजना के जीतने का दम, लेखक की उसके प्रति उदासीनता, लेखक की माँ की जड़वत पारंपरिक सोच और व्यवहार। अलका की कौन सी भूल उसकी हार का कारण बनी और उसने वो भूल किस कारण से की? अलका गांव में अपने मंडली के 3 सदस्यों के साथ जाना चाहती थी ताकि अगर वह टूटकर अलग पड़ने लगे तो वो ऐसा होने से रोके, पर लेखक ने उसे समझाते हुए ऐसा न करने को कहा। लेखक का कहना था कि परिवर्तन शहरों तक ही सीमित है, पर गांव में यह संभव नहीं क्योंकि वहां जड़ बुद्धि और पुराने विश्वासों में जी रहे लोग रहते हैं जिन्हें बदलना असंभव है। लेखक ने बताया, यहाँ तुम चिर संगिनी हो पर वहां तुम केवल एक कुलवधू होगी। फिर अलका ने सोचा कि वे साथ न जाकर अलग अलग जाएंगे और वहां कभी कभार मिल लिया करेंगे, पर लेखक ने उसे समझाया कि वहां ये सब संभव न होगा। अलका की अकेले जाने की भूल जो उसने दम्भ और लेखक के अविश्वास के कारण ली, उसकी हार का कारण बना। अलका ने गांव जाने से पहले क्या किया? अलका ने गांव जाने से पहले अपने दल वालों को बुलाकर उन्हें विस्तार से सूचना दी कि
उन्हें वहां जाकर क्या करना होगा। फिर उसने लेखक को कहा कि साथ नहीं चल रहे हो, लेकिन कुछ दिन बाद आना जरूर। अलका ने अपने पत्र में क्या लिखा? अलका ने पत्र में अपने खट्टे मीठे अनुभवों का जिक्र किया। उसने लेखक को बार बार लिखा कि वो जी जान से माँ की आज्ञा का पालन करने का प्रयत्न कर रही है। वो जब से वहां गई है कहीं बाहर नहीं निकली। उसका दम घुटने लगा है, पर फिर भी बहुत अधिक अवसाद नहीं है। माँ काफी अप्रसन्न दिखाई देती है और चारों ओर से रूढ़ियां उसे जकड़ने के लिए अपना फंदा डालती रहती है। वहां नारी का अर्थ कुल वधू भी न होकर घर की दासी है, जिसका स्थान भोजन गृह और प्रसूति गृह तक ही सीमित है, मानो उसे घर का काम करने और बच्चा पैदा करने के लिए ही खरीदा गया हो। अलका ने आगे के पत्र में अपने और आशुतोष के बारे में क्या लिखा? लेखक को उससे क्या महसूस हुआ? अलका ने आगे के पत्र में लिखा कि वो मानती है कि उसे बहुत दुख होता है, लेकिन वो उसे पास से देख लेना चाहती है। आशुतोष के बारे में उसने लिखा कि वह सन्यासी का वेश बदलकर उससे मिलने आया था। आस पड़ोस की औरतें उसको घेर कर बैठ गई, लेकिन अलका ने बात नहीं की, पर फिर भी उसने प्रकट कर दिया कि वह वहां कभी ना आए, क्योंकि जो कुछ वहां है और जो कुछ माँ चाहती है उसको फिलहाल उसी निष्कपट रूप से में वो स्वीकार करना चाहती है। लेखक को पत्र पढ़कर डर लगा कि आशुतोष उसका इतना विश्वास पात्र है और उसके इतने करीब है। उनका मस्तिष्क इतने जोर से झंझनाया कि वे अंधकार के महाशून्य में डूबता चला गया। चेतना प्रकाश कहीं कुछ रहा ही नहीं। लेखक द्वारा किए गए उत्तर की ओर की यात्रा का वर्णन करें। उत्तर की ओर की यात्रा 2 मास का था। जाने से पहले लेखक ने अलका को इस बारे में बताया और यह भी बताया कि इस यात्रा के दौरान उनके बीच पत्राचार में बाधा आएगी। अलका ने उत्तर देते हुए बताया कि उसके अनुभव तीव्र तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। लेखक यात्रा पर जा सकते हैं। कुछ दिनों तक वे शिमला से होकर पैदल ही हिमाचल प्रदेश के बहुत से भागों में घूमते रहे, और जब अचानक एक दिन मसूरी में प्रकट हुए तो बहुत सारे डाक उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसमें घर का एक पत्र था जिसमें उनके मुनीम ने सूचना दी थी कि सब कुछ ठीक है। उसमें अलका का अपने हाथ का लिखा कोई पत्र नहीं था। लेखक को इस यात्रा में अलका की कोई विशेष याद नहीं आई। फिर भी वे कई बार सोते सोते चौंक पड़ते। उन्हें ऐसा लगता था जैसे अलका बहुत दिनों तक माँ के पास ही रहे। यात्रा के दौरान लेखक को ढूंढते हुए वहां कौन आया और उसका क्या कहना था? यात्रा के दौरान लेखक को ढूंढते हुए वहां आशुतोष आया, जो बहुत घबराया हुआ था। उसका कहना था कि अलका के नए प्रयोग को रोकना होगा और इसके लिए लेखक को देश चलना होगा। उसका कहना था कि अलका हवा छोड़कर घी पीने का प्रयोग कर रही थी। काल जैसी उन अभेद्य दीवारों को लांघकर हवा अलका के पास नहीं पहुंचती। पहुंचता है तो बस घी। अलका द्वारा कुलवधू के जीवन को पूरे अर्थों में जीना चाहने के प्रयोग के कारण उसके कवि हृदय की मृत्यु हो जाती। लेखक को उसकी बात कुछ देर बाद समझ में आई। आशुतोष से अलका की हालत जानने के बाद लेखक ने क्या किया? आशुतोष से अलका की हालत जानने के बाद लेखक को एक भय का अनुभव हुआ, लेकिन चाहकर भी वह वहां नहीं गए और उन्होंने यात्रा का अंत नहीं किया। लेखक ने एक पत्र में माँ के नाम लिखकर दूसरा पत्र नंदिनी को लिखा कि वह तुरंत गांव जाकर देखे कि अलका की क्या दशा है। लेखक ने आशुतोष को वहां जाकर अलका को कलकत्ता लाने को भेजा और कहा कि जब वो यात्रा पूरी करके कलकत्ता पहुंचे तो अलका वहां मौजूद हो। आशुतोष ने गांव से तुरंत लौटकर लेखक को यात्रा के बीच में ही पकड़कर रोते हुए क्या बोला? आशुतोष ने गांव से तुरंत लौटकर लेखक को यात्रा के बीच में ही पकड़कर रोते हुए बोला कि अलका का प्रयोग अपने अंतिम दशा में है। उन्हें बहुत देर से ध्यान आया कि जिसके लिए वे प्रयोग कर रही थी, उन प्रयोगों से उसका ही गला घुट चला है। वो अब वैसी न रही जैसे वो कलकत्ता में थी। जब अलका ने माँ से कहा कि उसे हवा की जरूरत है तो माँ का क्या जवाब था? और अलका ने क्या किया? जब अलका ने माँ से कहा कि उसे हवा की जरूरत है तो माँ का जवाब था कि सेहत हवा से नहीं खाने से सुधरती है। अलका सहम गई। एकाएक उसे कुछ नहीं सूझा। वह अनमनी सी रहने लगी, क्योंकि न तो वह प्रयोगों को बीच में छोड़ना चाहती थी
और ना ही वह पीड़ा को पी सकती थी। परिणाम स्वरूप उसका स्वास्थ्य बिगड़ चला। अलका के माँ के पास जाने पर क्या होता? अलका के माँ के पास जाने पर घृणा की हंसी हंसती। वह समझती थी कि अलका अब उसके गढ़ में है, ये उनकी विजय है। जब वह कहती कि उसे कुछ दिनों के लिए शहर जाने दिया जाए, तो माँ कहती कि अभी ठहरो, मेरा बेटा अभी वहां नहीं है। फिर अलका ने कई पत्र नंदिता और लेखक को लिखे, पर उसे किसी का उत्तर नहीं मिला। उसकी चिंता बढ़ गई और वह विक्षिप्त सा रहने लगी, क्योंकि प्रसव काल बहुत समीप आ रहा था। जब लेखक ने आशुतोष को अलका को लाने के लिए भेजा तो वह आई क्यों नहीं? जब लेखक ने आशुतोष को अलका को लाने के लिए भेजा तो वह नहीं आई, क्योंकि उसे आने नहीं दिया गया। और सच तो यह था कि वो अब आना भी नहीं चाहती थी। आशुतोष को अलका पर क्रोध क्यों आया? आशुतोष को अलका पर क्रोध इसलिए आया क्योंकि प्रयोग के लिए वो अपने अंतरात्मा को मार रही थी। आशुतोष के अनुसार वह आत्महत्या कर रही थी और वह नहीं जानता था कि अलका इतनी दुर्बल थी। गांव में अलका को देखकर लेखक क्यों कांप उठे? गांव में अलका को देखकर लेखक कांप उठे क्योंकि दिखने में वो बिल्कुल पीले और डरावने कंकाल के समान प्रतीत हो रही थी। आंसुओं को पीकर लेखक ने कहा कि तुमने ये क्या कर डाला? लेखक को देखकर अलका ने क्या कहा? लेखक को देखकर अलका ने कहा कि तुम आ गए, पर अब देर हो चुकी है, बहुत देर से आए हो तुम शायद नाराज थे। अच्छा ही हुआ। नंदिता गांव कब पहुंची? नंदिता ने लेखक को दूसरे कमरे में ले जाकर किस बात से अवगत कराया? नंदिता लेखक के आने के एक दिन पहले गांव पहुंची। उसने लेखक को दूसरे कमरे में ले जाकर इस बात से अवगत कराया कि कवि के कोमल हृदय को जब ठेस लगती है तो वह विद्रोह करने में असमर्थ होने से पागल हो जाता है। उस घर के समस्त कलुषता और विषाद से जो वेदना अलका को हुई, उसे लेखक न जानते हो उसे वह स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन जो कुछ बदल चुका है उसको फिर से बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। नंदिता द्वारा डॉक्टर और नर्स को घर पर बुलाए जाने पर माँ ने क्या कहा? माँ ने लेखक से क्या कहा और लेखक को कैसा अनुभव हुआ? नंदिता द्वारा डॉक्टर और नर्स को घर पर बुलाए जाने पर माँ ने कहा कि इस घर में आज तक डॉक्टर और नर्स नहीं आई। इस पर नंदिता ने कहा कि नहीं आई तो अब आ जाएगी। माँ ने लेखक के पास बैठकर यह बोला कि तुम लोगों को यह सब क्या हो गया है? उसके आजकल में ही बच्चा होने वाला है। ऐसा हो ही जाता है, खासकर जब कोई महात्मा पैदा होता है। लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखें जल रही थी और उस जलन को वो सिर से पैर तक अनुभव कर रहे थे। वह अग्नि जैसे समस्त सीमा में फैलकर लेखक को भस्म किए देता। उसी क्षण लेखक के मन में उठा कि काश वह अग्नि उनकी माँ को भी भस्म कर दे। अलका का शिशु कैसा था? अलका का शिशु बहुत सुंदर था। उसका सिर बहुत बड़ा था। उसकी आकृति में सौम्यता, सौंदर्य और सुदृढ़ता का अद्भुत समन्वय था। उसके जन्म के समय अलका होश में थी। उसके दर्द तनिक भी नहीं उठा। उसके जन्म के कुछ देर बाद ही स्पष्ट स्वर में उसने कहा कि इसे बचाने के लिए बड़ा यत्न करना पड़ा, पर जैसा चाहती थी वैसा बना न सकी। और बनाने का यह दावा क्या दंभ नहीं है? यह सहज नहीं रहा। अपनी मृत्यु भी मैंने उसी दावे को सिद्ध करने के लिए बुलाई है, इसलिए उसे जाने का दुख नहीं है। अंत समय में अलका ने क्या कहा और किस सत्य को जाना? अंत समय में अलका ने कहा कि जो कुछ किया है जानबूझकर किया है, परिणाम का उसे ध्यान नहीं था। जो हो गया उसकी चिंता क्या। बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ दावा लेकर चली थी, लेकिन वह दावा सत्य कभी नहीं था, दंभ ही था। उसे यह स्पष्ट दिखाई दे रही थी कि दंभ से मुक्ति नहीं है, उससे छुटकारा पाना ही होगा। पुल के नीचे वाली खूबसूरत लड़की ने जो बात बताई थी उसकी सत्यता उस पर आज प्रकट हुई। यह दलगत राजनीति, यह दलगत धार्मिक जीवन, यह घरौंदों में बटा हुआ विशाल संसार, सब कुछ तो मनुष्य का पाप है। इससे मुक्ति पाने के लिए जितना जो साहस कर सकेगा उतना ही उसका कल्याण होगा। और जो कुछ
वह लेखक को कह रही थी, वह भी उसी दंभ का एक रूप था। उसके अंतिम शब्द थे कि जा रही हूँ, क्षमा करना, बेटे को देखना। माँ का अभाव उसके जीवन की कसौटी बनेगा। फिर सब कुछ शांत हो गया। अलका की मृत्यु पर लेखक की माँ का क्या कहना था? अलका की मृत्यु पर लेखक की माँ का कहना था कि एक बहुत बड़ा महात्मा इस घर में आया है, इतना बड़ा कि बहू इसको संभाल नहीं सकी। बिना माँ के अब बच्चा कैसे पलेगा? अलका के प्रयोगों का लेखा जोखा लेखक के पास लेकर कौन आया? उसमें क्या था? अलका के प्रयोगों का लेखा जोखा लेखक के पास नंदिता लेकर आई। उसमें आरंभ में अक्षर बहुत सुंदर थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी लिखावट धुंधली और अस्पष्ट होती गई। आरंभ में लिखा था, बहुत सुना है नारी के मूक बलिदान के बारे में, बहुत कुछ पढ़ा है, अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, अपने हृदय में अनुभव करना चाहती हूँ कि नारी उस स्थिति में वास्तव में कैसी हो जाती है। अभी सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। कई दिन बाद उसमें लिखा था कि मैं साहस के साथ उस स्थिति में प्रवेश करती जा रही हूँ, लेकिन मेरे मन पर भय की एक छाप पड़ रही है, एक ऐसा भय जिससे मुझे डर लगता है। फिर एक हफ्ते बाद लिखा था कि सचमुच यह स्थिति गला घोंटने जैसी है। मुझे लगता है जैसे मैं चिरकाल से रुग्ण चली आ रही हूँ, कहीं मुक्ति नहीं है, शेष संसार से कोई संबंध नहीं। ये ऊंची ऊंची दीवारें जैसे मनुष्य को निगलने के लिए बनी हो। जीवन जहाँ जीवन के लिए असह्य उठा हो, ऐसा यह जेल है। मैं बाहर भाग जाना चाहती हूँ। उसके एक दिन बाद लिखा था कि मुझे लगता है जैसे मैं गलती कर बैठी हूँ, जैसे अपने हाथों से अपना गला घोट रही हूँ। लेकिन प्रयोगों के लिए अपना जीवन खपा देने वाले महान वैज्ञानिकों की कहानियां जो मैंने पढ़ी है, उनको शायद इसी तरह का अनुभव होता रहा होगा। इसलिए मैं घबराऊंगी नहीं, दृढ़ता से इस मार्ग पर चलूंगी, और जब तक इसकी जड़ तक नहीं पहुंच जाऊंगी, मैं यहाँ से लौटूंगी नहीं। यहाँ पर उसके अक्षर अपने शब्दों के अनुसार बड़े दृढ़ थे। अगले दिन जो उसने लिखा था वो उसके बिल्कुल विपरीत था। बहुत ही अस्पष्ट और घसीटे हुए अक्षर थे, और उसका यह अर्थ था कि लेखक निकाल सके तो उसे अपने इस प्रयोग पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। वह किसी तरह उससे छुट्टी पाना चाहती थी। मैंने आशुतोष को यहाँ आने के लिए मना करके बुरा किया। माधवी की भी कोई खबर नहीं मिल रही। शायद वह कैलाश की विपत्यका में जीवन के सौंदर्य को परख रही है, लेकिन मैं हूं इस शाश्वत अंधकार में मक्खी की तरह मकड़ी के जाले में फंसती चली जा रही हूँ। बीच बीच में दृढ़ता से लिखती थी कि यह सब ठीक है, यही होगा। यह भय तो मुझे प्रलोभन देने के लिए है, मुझे रास्ते से हटाने के लिए है। मैं इस रास्ते से नहीं हटूंगी, नहीं हटूंगी। अगले दिन लिखा था कि मैं अपना गला घोंट रही हूँ। माँ कहती है कि घी खाओ, वो जीवन को शक्ति देता है, पर उसी प्रमाण से उसकी बुद्धि भी स्थूल हो जाती है, और फिर वह वही बन जाता है जो यहाँ के लोग बने हुए हैं। उसके अंतिम शब्द थे कि मैं नहीं जानती कि मैंने ठीक किया या गलत। मेरा मन अप्रत्याशित दुविधा में फंस गया है। मुझे लगता है जैसे मैं अपने मार्ग स्पष्ट नहीं देख सकी। शिशु अलका से क्या कहता जिसे वो पूरा नहीं कर पाती? शिशु अलका से बार बार कह रहा होता कि माँ, मैं प्रकृति का सहचर्य चाहता हूँ, राजसी भोग नहीं। मुझे मुक्त सूर्य के दर्शन करने दो, मुझे सरिता की लहरों से खेलने दो। माँ, तुम मुझे उन पर्वतों की चोटियों पर ले चलो जहाँ मुक्त झरने झरते हैं, जहाँ प्रकृति और पुरुष निर्विघ्न और निर्द्वंद गले मिलते हैं। परंतु मैं उस अनागत की इच्छा पूरी नहीं कर सकी, क्योंकि जहां मैं प्रयोग कर रही थी वहां की कुल रीति किसी नारी को प्रकृति से संबंध स्थापित करने की आज्ञा नहीं देती थी। मैं चुप हो गई, यही मेरा पाप था। मैंने प्रयोगों के मुंह में पड़कर अपने विचारों को आप जुटलाया। मैं रीति तोड़ सकती थी जो कि नित्य नई बनती है। मैंने सोचा था कि मैं आदि शक्ति हूँ जिसने संसार बनाया। मैं फिर एक ऐसे संसार बनाऊंगी जिसमें न परतंत्रता होगी, न निर्धनता होगी, न होगा विचारों का दिवालियापन। लेकिन मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी चलाई, अपने संसार को नष्ट कर दिया। मैं भूल गई कि मैं निर्मात्री हूँ, इसलिए मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मेरे हृदय की धड़कन धड़कन अब धीमी पड़ रही है, अंतर का स्वर बुझता जा रहा है,
लेकिन नहीं, वह बुझेगा नहीं, वह जिएगा, वह इस पीड़ा को पिएगा। इसलिए प्रयोगों को अपनी चरम सीमा पर पहुंचना ही चाहिए। इस प्रयोग की चरम सीमा मेरी आत्महत्या में है। वह मुझे बहुत प्रिय है। वह मेरे बिना जिएगा। वह माँ के स्नेह के बिना जिएगा। माँ का स्नेह संतान को कातर बनाता है। वह कातर नहीं बनेगा, वह नीलकंठ बनेगा। उसके बाद कुछ नहीं लिखा था। माँ मुनीम जी से चुपके चुपके देर तक बातें कर क्या योजना बना रही थी, इसकी जानकारी लेखक को किसने दी? माँ मुनीम से चुपके चुपके देर तक बातें कर अलका के बहुमूल्य पोशाकों, साड़ियों, दामन, आभूषण जैसे कंठहार, कर्ण फूल, नारियल जड़ित अंगूठियां, नया पलंग इत्यादि सामानों को ब्राह्मणों को दान करने की योजना बना रही थी। इसकी जानकारी लेखक को नंदिता ने दी। अलका का सामान माँ द्वारा ब्राह्मणों को दान की कर दिए जाने के दृश्य को देखकर लेखक को क्या अनुभव हुआ? अलका का सामान माँ द्वारा ब्राह्मणों को दिए जाने के दृश्य को देखकर लेखक को अनुभव हुआ जैसे किसी ने उनके अंदर अग्निकुंड फेंक दिया। उनके नयन जलने लगे और शरीर उबल उठा और भुजाएं इस प्रकार ऐंठने लगी जैसे किसी का गला घोटने को आतुर हो। किसी का, माँ का। अलका की मृत्यु के बाद उसका पत्र कैसे आया और उसे कौन लाया? अलका की मृत्यु के बाद उसका पत्र लेखक के पास आया जो अलका ने कुछ दिन पहले लिखा था, जो कि घूम फिर कर वापस लौट आया था। उसे लेखक का छोटा भाई डाकिया से लेकर आया। अलका ने अपने आखिरी पत्र में क्या लिखा था? अलका ने अपने आखिरी पत्र में लिखा था कि शायद अब मिलना नहीं होगा। आखिर तुम भी रूठ गए। जो कुछ भी हो, न अब जीने की आशा है न कामना। यह कायरता है या मेरे कार्यों का स्वाभाविक परिणाम? इन बातों पर बहस करने से मैं बहुत दूर पहुंच गई हूँ। माँ ने मुझसे बदला लिया, इस बात का मुझे दुख नहीं है। मैं चाहती तो इस व्यू से निकल सकती थी, लेकिन अपने प्रयोग की चरम सीमा देखने का मोह मुझे जकड़े रहा। इससे भी बड़ा बंधन वह था तुम्हारा अविश्वास और मुझसे मुक्ति की चाह। जाने अनजाने मैंने भी कोई कम अपराध नहीं किए। स्वप्न ही देखती रही, उन्हें सत्य करने को समाज से लड़ न सकी, इसलिए जा रही हूँ। और यह जो मैं जाने की बात कर रही हूँ वो भी तो दम्भ ही है, नितांत झूठ। मैं मरूंगी कहाँ? मैं भी आने वाले में जीऊंगी और अपने स्वप्नों को सत्य करूंगी। लेखक को आत्मग्लानि की पीड़ा क्यों हुई? लेखक ने क्या निर्णय लिया? लेखक को आत्मग्लानि की पीड़ा इसलिए हुई क्योंकि उन्हें पता चला कि स्वप्नमयी सब कुछ जानती और समझती थी, लेकिन फिर भी लेखक को पता लगने नहीं दिया। लेखक ने अब निर्णय किया कि अब वो उस विश्वासी का अविश्वास नहीं करेंगे। अब वो समाज से, समाज की संस्कृति से, अपने से, सबसे लड़ेंगे और अलका के स्वप्नों को सत्य करेंगे।